जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 4 लेक्चर 71। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। चैप्टर हमारा चल रहा है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। आज इस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का लास्ट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। लास्ट कंसेप्ट लास्ट लेक्चर होगा। हाँ, इसके बाद कल के लेक्चर में हम इसके जो क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और एमसीक्यूज, वो डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर्स में हमारे कंसेप्ट इस चैप्टर के कंप्लीट हो जाएंगे और इसके साथ ही निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। 2 चैप्टर्स थे इसके ऊपर। आज हमने स्टडी क्या करना है, रूल्स रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ चेक, कि चेक की पेमेंट के लिहाज से क्या रूल्स हैं, चेक की पेमेंट कब होनी चाहिए, कब नहीं होनी चाहिए, और अगर नहीं होनी चाहिए और पेमेंट हो जाए तो कौन जिम्मेदार है। खास तौर पे ये कंसेप्ट जिस इशू को डिस्कस करता है वो ये कि क्या अगर बैंक कभी किसी ऐसी पार्टी को पेमेंट कर दे जो कि ट्रू ओनर नहीं है इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है, यानी चेक उसका नहीं है, लेकिन बैंक ऐसे पार्टी को जिसका डिफेक्टिव टाइटल है चेक, उसको पेमेंट कर दे, क्या बैंक जिम्मेदार होगा कि नहीं? क्या बैंक ट्रू ओनर को दोबारा अपनी जेब से पैसे देगा कि नहीं? ये इशू है जो कि बेसिकली ये टॉपिक डिस्कस करता है। तो कंसेप्ट क्या पढ़ने जा रहे हैं, रूल्स रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ चेक। इसमें क्या स्टडी करेंगे, कब चेक की पेमेंट होनी चाहिए, कब नहीं होनी चाहिए, और अगर चेक की पेमेंट नहीं होनी चाहिए, पेमेंट हो जाए तो फिर इसमें बैंक की कोई लायबिलिटी है कि नहीं है। कुछ सर्कमस्टेंसेस में बैंक की लायबिलिटी होती है, कुछ सिचुएशन में बैंक की लायबिलिटी नहीं होती है। तो जो पहला और बड़ा कंसेप्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आज के लेक्चर का प्रोबेबली सबसे अहम कंसेप्ट है, वो है पेमेंट टू होल्डर विद डिफेक्टिव टाइटल। पेमेंट टू होल्डर विद, अटेंटिव होकर सुनना। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा लेंथी लेक्चर नहीं है, लेकिन कंसेप्चुअल है, थोड़ा सा टेक्निकल है, खास तौर पे ये जो कंसेप्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पेमेंट टू होल्डर विद डिफेक्टिव टाइटल। होल्डर विद डिफेक्टिव टाइटल कौन है? जो चोर है या जो फाइंडर ऑफ द लॉस्ट इंस्ट्रूमेंट है। वो कोई चोरी का बैंक, को चोरी का चेक लेके बैंक के पास चला जाए, बैंक इसकी पेमेंट कर दे, ये है कंसेप्ट पेमेंट ऑफ चेक। किसको? टू होल्डर, ऐसे होल्डर को जिसका टाइटल डिफेक्टिव है, जिसका टाइटल डिफेक्टिव है। इसमें उसने 2 हिस्सों में क्लासिफाई किया इस कंसेप्ट को। एक कहा पेइंग बैंक की क्या लायबिलिटी होगी, और दूसरा कलेक्टिंग बैंक की क्या लायबिलिटी होगी। देखिए, आपको बताया था क्लियरिंग का प्रोसेस। क्लियरिंग का प्रोसेस क्या होता है, जिसमें हम फैसल बैंक का चेक है मिजान बैंक में जमा करवाते हैं, मिजान बैंक स्टेट बैंक जाता है, वहां पे फैसल बैंक का बंदा आता है, मिजान बैंक फैसल बैंक के बंदे से चेक दे के पेमेंट लेता है और फिर अपने कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट कर देता है। क्लियरिंग प्रोसेस यही देखा था हमने। क्वेश्चन इसमें यह है कि इसमें 2 बैंक्स इन्वॉल्व हैं। जैसे मेरा अकाउंट मिजान बैंक में है और मुझे कॉलेज की तरफ से फैसल बैंक का चेक मिला, मिजान बैंक में जमा करवाया, मिजान बैंक गया स्टेट बैंक के थ्रू फैसल बैंक के पास और कलेक्शन लेके आ गया। इसमें जो मिजान बैंक है ना, मिजान बैंक कलेक्टिंग बैंक है, और जो फैसल बैंक है वो पेइंग बैंक। ठीक है, तो यहां पे लायबिलिटी 2 तरह से आ गई, एक पेइंग बैंक और दूसरा कलेक्टिंग बैंक। करेक्ट। अगर किसी और टीचर का चेक था, किसी और टीचर का अकाउंट पे ही चेक था, मैंने चेक उड़ाया, मिजान बैंक को जमा करवा दिया, मिजान बैंक ने उसकी कलेक्शन कर ली फैसल बैंक के थ्रू। कॉलेज वाले किसके ऊपर केस करें? क्या फैसल बैंक पे केस कर सकते हैं? और भाईजान चेक किसी और का था तो उन्हें पेमेंट किसी और को कर दी। क्या पेइंग बैंक के खिलाफ केस हो सकता? पेइंग बैंक समझ रहे हैं ना किसको कह रहे हैं? हाँ, जिसने पेमेंट कर दी। कलेक्टिंग बैंक समझ रहे हैं किसको कह रहे हैं? जिसने चेक कलेक्ट किया कस्टमर के बिहाफ पे, अपने बिहाफ पे नहीं। कलेक्टिंग बैंक का मतलब ये ना समझ लीजिएगा कि वो बैंक जिसने पैसे कलेक्ट करके अपनी जेब में रख लिए, नहीं 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 नहीं। बैंक हमेशा कलेक्शन करेगा ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, उसकी अपनी ट्रांजैक्शन तो अलग होंगी सेपरेट। क्या चोरी का चेक अगर प्रेजेंट हो जाए पेमेंट के लिए और बैंक उसकी पेमेंट कर दे, पेइंग बैंक लायबल है कि नहीं? लॉ कहता है पेइंग बैंक को प्रोटेक्शन अवेलेबल है
पेइंग बैंक, अगर चोर को पेमेंट हो जाए, पेइंग बैंक नॉट लायबल इफ पेमेंट मेड इन, अगर पेमेंट ड्यू कोर्स में किया उसने, ड्यू कोर्स में पेमेंट करने का मतलब क्या, उसने साइन वगैरह चेक किया, ठीक है, चेक के ऊपर कोई ऑल्ट्रेशन नहीं थी, ठीक है, उसमें किसी किस्म की ऑल्ट्रेशन नहीं थी, साइन चेक किए, साइन भी फॉर्ज नहीं थे, सही थे पार्टीज के साइन, और प्रिंसिपल साहब की तरफ से उसे फोन भी नहीं आया था कि चेक गुम हो गया पेमेंट ना करना, ये फोन भी नहीं आया था, तो बैंक का पेमेंट करना ही बनता था। इस केस में बैंक ने पेमेंट कर दी तो सही किया कि नहीं, ये पेमेंट इन ड्यू कोर्स है। लेकिन अगर ड्रॉअर के चेक फॉर्ज्ड हो, अगर काउंट पे में जिसका नाम लिखा था मैंने उसका नाम बकायदा क्रॉस करके उसके आगे अपना नाम लिख दिया हो, अगर इंस्ट्रक्शन थी प्रिंसिपल साहब की तरफ से चेक गुम हो गया है, कोई अगर पैसे लेने के लिए आए तो उसको पेमेंट ना करना, उसको बैठा देना उधर ही, हमें फोन करना, हम पहुंच जाएंगे। अगर चेक की पेमेंट रोकने की कॉल आई हुई, अगर चेक में अल्टरेशन ऐसे हुई कि देखने ही पता चल जाता है, अगर चेक में ड्रॉअर के सिग्नेचर फेक है, ऐसे हालात में पेमेंट कर दी, तो क्या ये पेमेंट इन ड्यू कोर्स है? इस सूरत में पेइंग बैंक लायबल है ट्रू ओनर को। लेकिन अगर पेमेंट इन ड्यू कोर्स कर दी है तो पेइंग बैंक प्रोटेक्टेड, पेइंग बैंक प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड का मतलब नॉट लायबल टू ट्रू ओनर, ठीक है। ये कब की बात हो रही है? अगर चोर आके पैसे ले जाए, कलेक्शन पेमेंट कर दी जाए चेक की, किसको? जिसका डिफेक्टिव टाइटल था। पेइंग बैंक क्लियर। अब आते हैं कलेक्टिंग बैंक की तरफ। अच्छा, कलेक्टिंग बैंक को क्यों इसमें इंक्लूड किया गया लायबिलिटी डिस्कस करते हुए? इसलिए कि लॉ की एक प्रोविजन है। प्रोविजन क्या है? चोर का साथी भी चोर है। कहता है जो चोर को असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा वो भी चोर है। तो अगर मैं चेक चोरी करके अपने मिजान बैंक में जमा कराता हूं, मिजान बैंक मेरे बिहाफ पे फैसल बैंक से पैसे कलेक्ट कर लेता है, फैसल बैंक तो चले निकल गया। क्यों निकल गया? उसने पेमेंट इन ड्यू कोर्स कर दी। क्या मिजान बैंक के खिलाफ कॉलेज FIR दर्ज करवा सकता है ये कह के कि चोर तो चोर है ही, चोर का इसने साथ दिया है, मिजान बैंक ने पैसे कलेक्ट करने में, चोरी का माल रिकवर कर हासिल करने में मदद की है। क्या कलेक्टिंग बैंक की लायबिलिटी है? अब क्वेश्चन ये है, क्या कलेक्टिंग बैंक की लायबिलिटी है? तो स्टेट बैंक ये कहता है कि जिस तरह मैंने प्रोटेक्शन दी पेइंग बैंक को, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ, वो कंडीशन यहां पे उसने नहीं डिस्कस की, लेकिन पहले हमने पढ़ी हुई है कि पेमेंट इन ड्यू कोर्स होनी चाहिए। पेमेंट किस केस में इन ड्यू कोर्स होती है, किस में आउट ऑफ ड्यू कोर्स होती है, पहले पढ़ चुके हैं। कहता है जिस तरह पेइंग बैंक को प्रोटेक्शन दी, उसी तरह कलेक्टिंग बैंक को भी प्रोटेक्शन है। बैंक हैज प्रोटेक्शन का मतलब क्या है? इज इक्वल टू बैंक इज नॉट लायबल। बैंक हैज प्रोटेक्शन का मतलब क्या है? बैंक इज नॉट, बैंक कलेक्टिंग बैंक इज नॉट लायबल। कब? इफ ही रिसीव्ड पेमेंट, इफ इट रिसीव्ड, अगर उसने पेमेंट रिसीव्ड की इन गुड फेथ विदाउट नेग्लिजेंस, उसे पता ही नहीं था चोरी का चेक है, एंड एक्टेड एज एन एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, उसने कस्टमर के बिहाफ पे पैसे कलेक्ट किए, अपने ओन बिहाफ पे पैसे कलेक्ट नहीं किए। क्योंकि एक जुर्म में एक होता है सबूत साबित करने के लिए किसी को मुजरिम, बेनिफिशियरी कौन है? जो जुर्म का बेनिफिशियरी होता है ना, अक्सर वही मुजरिम होता है। तो बैंक यहां पे क्या कह रहा है इस लाइन में? भैया मैं तो बेनिफिशियरी हूं ही नहीं, अब मेरे को पैसे मिले ही नहीं, तो आप कैसे कह सकते हैं मैं जुर्म में शामिल हूं? जुर्म में शामिल होता तो मेरी जेब पे पैसे जाते। मैंने तो सिर्फ एक्ट किया है एज एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। अव्वल तो मुझे पता ही नहीं था, मैंने तो एक्ट किया इन गुड फेथ विदाउट नेग्लिजेंस, और दूसरा पैसे भी मेरे पास नहीं आए, आई एक्टेड एज एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। और तीसरा, चेक मेरे पास आने से पहले ही क्रॉस क्रूज हो चुका था, मैंने कुछ भी नहीं किया इसके ऊपर, मैंने इसके ऊपर कुछ, चेक मेरे पास आने से पहले ही क्रॉस हो चुका था। तीन कंडीशन साबित कर दी जाए
तो कलेक्टिंग बैंक भी लायबल नहीं है, ना पेइंग बैंक लायबल ना कलेक्टिंग बैंक लायबल। लेकिन ऐसे ही नहीं, खुली छुट्टी नहीं है, इनको कंडीशंस है। क्या एक चेक की पेमेंट हो जाए ऐसे बंदे को जिसका टाइटल डिफेक्टिव है, तो बैंकिंग सिस्टम में कोई लायबल है? इट डिपेंड्स। चेक की पेमेंट हो जाए किसी ऐसे बंदे को जिसका टाइटल डिफेक्टिव है, बैंकिंग सिस्टम में कोई लायबल है? किस पे डिपेंड करता है? कंडीशंस पे। अच्छा, दो बैंक है, एक है कलेक्टिंग, एक है पेइंग। पेइंग जिसने पेमेंट की, कलेक्ट जिसने कस्टमर की बेhalf में, पेइंग बैंक लायबल है क्या? नॉट। पेइंग बैंक को प्रोटेक्शन है प्रोवाइडेड पेमेंट इन ड्यू कोर्स की हो। और पेमेंट इन ड्यू कोर्स की एग्जांपल पहले पढ़ चुके हैं हम, जब पेमेंट इन ड्यू कोर्स की टर्म पढ़ी थी। और कलेक्टिंग बैंक लायबल है? नहीं, कलेक्टिंग बैंक को भी प्रोटेक्शन है, कलेक्टिंग बैंक को भी प्रोटेक्शन है, कलेक्टिंग बैंक को भी प्रोवाइडेड तीन कंडीशन। अब जो ये तीन कंडीशन बता देगा, शाबाश उसको। कौन बताएगा तीन कंडीशन? शाबाश, कौन बताएगा तीन कंडीशन? शाबाश बताए। किसकी बताने लगे कंडीशन तीन? ये कलेक्टिंग बैंक के पेमेंट हो गई डिफेक्टिव टाइटल को, और कलेक्टिंग बैंक लायबल है कि नहीं ये हम जानना चाह रहे हैं। हमने कहा कलेक्टिंग बैंक को प्रोटेक्शन हासिल है, यानी इट इज नॉट लायबल प्रोवाइडेड। पहली कंडीशन, मेड पेमेंट इन गुड फेथ विदाउट नेग्लिजेंस, रिसीव्ड पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर एज एजेंट, चेक वाज ऑलरेडी क्रॉस्ड बिफोर कमिंग इन हिज हैंड। तो इस सिचुएशन में पेइंग बैंक भी लायबल नहीं है, ना कलेक्टिंग बैंक लायबल ना पेइंग बैंक लायबल। भैया समझ आ गया? कहता है चलो ये तो कंसेप्ट समझ आ गया, मैं आपको और बता दूं, बैंक मजीद भी लायबल नहीं होगा। किस केस में? अगर बैंक कस्टमर के अकाउंट को प्रोविजनली कर दे। अच्छा, ये असल में रिलेट करता है, ये वाली बात जो है ना, ये प्रोविजनल वाली, ये रिलेट करती है ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर से। समटाइम ऐसा होता है, हम बैंक में कोई चेक प्रेजेंट करते हैं ना, तो बैंक क्लियरिंग पे भिजवाने से पहले प्रोविजनल एंट्री कर देता है अपने सिस्टम में। आप मुझे बताइए, अगर आप अपने आप को ना बैंक का कैशियर समझे, आपको एक कस्टमर ने क्लियरिंग चेक दिया, अगर तो कैश दिया ना तो आप फौरी एंट्री पास करते हैं, कैश डेबिट, कस्टमर अकाउंट क्रेडिट। उसने चेक दिया, क्या फौरी एंट्री पास कर लेंगे? हम कैश की नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? रिसीव ही नहीं हुआ, रिसीव ही नहीं हुआ, तो हो सकता है डिसऑनर हो जाए, तो आपको कोई ना कोई रिकॉर्ड के लिए कोई ना कोई एंट्री तो पास करेंगे। जैसे आप कर देंगे कि कैश इन ट्रांजिट, या चेक फॉर क्लियर, चेक सेंट फॉर क्लियरिंग डेबिट, कुछ इस तरह की एंट्री जिससे पता चल जाए कि इस कस्टमर ने चेक दिया हुआ है और वो भेज दिया, और कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। डेबिट करेंगे तो क्रेडिट भी करना पड़ेगा। कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट हो गया तो इसमें सम टाइम कस्टमर ये समझता था कि अब मैं पैसे निकलवा सकता हूँ, हालांकि चेक क्लियरिंग में है, तो बैंक कहता है नहीं नहीं, ये एंट्री प्रोविजनली है, इसे आप ड्रॉ नहीं कर सकते। जब तक चेक क्लियर नहीं हो जाएगा इन पैसों को आप ड्रॉ। प्रोविजनल एंट्री का मतलब क्या है कि जो चेक क्लियरिंग में गए हैं अभी क्लियर हुए नहीं है, उनकी एंट्री कर दी गई, लेकिन ये एंट्री प्रोविजनल है। प्रोविजनल का मतलब क्या? अगर क्लियर होके वापस आ गए तो फिर कंफर्म कर दिया जाएगा, फिर अनलॉक कर दिया जाएगा, फिर कस्टमर अपने पैसे निकलवा सकता है। क्लियरिंग से पहले पहले पैसे नहीं निकलवा सकता। सवाल ये, कुछ वकीलों ने ये पॉइंट उठाया, उन्होंने कहा सर आपने ऊपर लिखा है बैंक को प्रोटेक्शन उस वक्त हासिल होगी जब बैंक इन गुड फेथ विदाउट नेग्लिजेंस काम करेगा, when bank acted as agent on behalf of customer, when check was already crossed। इन तीन के ऊपर
बैंक की प्रोटेक्शन खड़ी है, इन तीन में से एक को भी गलत साबित कर दें, बैंक लायबल हो जाएगा। वकील ने ये कहा सर ये जो चेक इनके पास आया ना बैंक जमा, बैंक ने ना इसको अपने अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया था, कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट कर दिया। जब कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट कर दिया इसका मतलब ये है कि अब कस्टमर को बैंक ने पैसे दे दिए हैं और ये चेक अब बैंक का हो गया। ये चेक किसका हो गया? क्योंकि बैंक ने कस्टमर को पैसे दे दिए, उसका अकाउंट क्रेडिट कर दिया ना। अकाउंट क्रेडिट करने का मतलब ये हुआ कि वो क्लियर हो गया कस्टमर। अब ये चेक किसका हो गया? बैंक का। बैंक ने ये पैसे कलेक्ट करके अपनी जेब में डालने अब, क्योंकि बैंक ने दूसरी जेब से हमें पहले ही पैसे दे दिए। तो ये जो बैंक ने पेमेंट ली है ना, ये ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर नहीं ली, ऑन हिज ओन बिहाफ ली है, क्योंकि कस्टमर को तो पहले ही एडजस्ट कर चुका है। तो जज ने कहा नहीं, आपने गौर नहीं किया, ये एंट्री प्रोविजनल थी, ये कस्टमर को पैसे दिए, कस्टमर ये पैसे निकलवा नहीं सकता। तो क्या प्रोविजनल एंट्री पे बैंक को प्रोटेक्शन हासिल है? फिर बताइए क्या कलेक्टिंग बैंक को प्रोविजनल एंट्री की बेस पे प्रोटेक्शन हासिल है? यस है। ये प्रोविजनल वाली बात समझ आई? प्रोटेक्शन कंडीशन तो समझ आ गई, प्रोविजनल वाली बात भी समझ आ गई। आगे चले। स्टेट बैंक कहता है मैं अपने बैंक तो मेरे बच्चों की तरह है, इनको मैं मजीद प्रोटेक्शन पे प्रोटेक्शन दूंगा। पहले मैंने पेइंग बैंक को प्रोटेक्शन दी, फिर मैंने कलेक्टिंग बैंक को प्रोटेक्शन दी, फिर मैंने कलेक्टिंग बैंक को एक और प्रोटेक्शन दी, अब एक और प्रोटेक्शन देने लगा हूं। क्या कि अगर कोई अकाउंट पे ही चेक हुआ, अकाउंट पे ही चेक जानते हैं कौन सा होता है? जो सिर्फ उसी बंदे के अकाउंट में जाता है, इसका नाम लिखा। अकाउंट पे ही चेक हुआ, उसको अल्टर किया, वैसे ही उसने अकाउंट पे ही के चेक में लिखा है, लेकिन ये किसी भी केस में होता है ऐसे, सिर्फ अकाउंट पे ही पे कोई भी चेक उसमें अल्टरेशन हुई, लेकिन अल्टरेशन इतनी सफाई से हुई कि पता नहीं चल रहा, डिड नॉट अपीयर टू बी अल्टर्ड, डिड नॉट अपीयर टू बी अल्टर्ड। तो बैंक को प्रोटेक्शन हासिल है। इस पॉइंट के ऊपर तो बहुत सी मूवीज भी बनी है, जिसमें क्या करता था वो जो करेक्टर होता था, जो फ्रॉड करता था, वो कोई चेक लेके, किसी का जेन्युइन चेक लेके, तो उसके साइन की प्रैक्टिस करके, ठीक है, फेक साइन ऐसे कि पता ही नहीं, एक्सपर्ट बंदा भी धोखा खा जाए। ठीक है, वो नटवर लाल का नाम सुना आपने इंडिया में? वो इस तरह के फ्रॉड करता था, वो कुछ यूएसए में भी मूवीज ऐसे हैं। तो चेक की ऐसे अल्टरेशन करते थे, एक्सपर्ट बंदा भी धोखा खा जाए, उस सलाहियत थी कुदरती में। उस केस में वो ये कह रहा है अगर चेक में अल्टरेशन हुई लेकिन ऐसी सफाई से अल्टर पता नहीं चल रहा और पेमेंट कर दी, बैंक लायबल है। अब देखिए ट्रू ओनर बैंक के खिलाफ केस करता था और बैंक वाला कहता था सर हम क्या करें, जितनी तसल्ली कर सकते थे कर ली हमने, खुद बताएं आप जज हो क्या फैसला करें। सोच में पड़ गए ना, बैंक का भी वो भी इनोसेंट पार्टी है जिसके अकाउंट से पैसे गए हैं, लेकिन बैंक का भी कसूर नहीं है, क्योंकि कोर्ट फिर वो चेक मंगवा के देखते थे, एक्सपर्ट वाले भी कहते थे सर एक ही राइटिंग है। तो इस सिचुएशन में फिर बैंक को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? स्टेट बैंक ने कहा प्रोटेक्शन है, लेकिन अल्टरेशन इतनी सफाई से की गई हो कि नजर ना आ रही हो। लेकिन अगर अल्टरेशन ऐसे, फिर आगे उसने कहा ना 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 मुझे इतना विलन ना समझना, स्टेट बैंक ने कहा कि मैं खुली छुट्टी दे रहा हूं, ना ना, अगर अल्टरेशन ऐसे हुई ना कि आधी लाइन लिखी हुई है ब्लैक पेन से, आधी ब्लू से, चेक के ऊपर लिखा हुआ है चेक के ऊपर लिखा हुआ है 6 लाख, नीचे 6 लाख ऐसे लिखा हुआ है, और किसी ने इसको ऐसे कर दिया, ये ब्लैक से लिखा है, किसी ने ब्लू से ऐसे इसको 60 कर दिया, ये कर दिया, सारा ब्लैक है, ये दरमियान में ब्लू है, ये सारा ब्लैक है, टी है ब्लू है, और फिर 60 लाख की पेमेंट बैंक ने कर दी, हालांकि नजर अल्टरेशन हुई है। कहते हैं अब लायबल होगा। ठीक है जी, चलिए। तो ये उसने कहा नीचे, हाँ ये
कह रहा है हाउएवर बैंक इज लाइबल, कहते हैं मैंने ऊपर उसे 2 प्रोटेक्शन दी है बैंक को, 2 प्रोटेक्शन दी है। अब मैं वो बात बता रहा हूं जिसमें प्रोटेक्शन नहीं है। प्रोटेक्शन क्या क्या दी बैंक को? कलेक्टिंग बैंक इज नॉट लायबल, कलेक्टिंग बैंक इज नॉट हैज प्रोटेक्शन इफ यू रिसीव, 3 कंडीशन पहले, इफ रिसीव पेमेंट इन गुड फेथ विदाउट नेग्लिजेंस, acted as agent not his own behalf, check was already crossed before coming into his hands। और दूसरा प्रोटेक्शन का किस चीज की दी कि अगर प्रोविजनल क्रेडिट कर दिया फिर भी प्रोटेक्शन है, अगर चेक में अल्टरेशन की लेकिन इतनी सफाई से की पता नहीं चल रहा फिर भी प्रोटेक्शन है। तो कब प्रोटेक्शन नहीं है आप वो सुन ले, कब प्रोटेक्शन नहीं है वो सुन ले। यानी ये वो सिचुएशन बताने लगा जिसमें बैंक ने गलती से भी पेमेंट कर दी ना तो बैंक तो गया, उसको ट्रू ओनर को पैसे अदा करने पड़ेंगे। पहला केस, अगर सिग्नेचर ऑफ ड्रॉर इज ड्रॉर के सिग्नेचर फेक हैं, और यहां पे फेक से मुराद ऐसे फेक है कि जो एक रीजनेबल इंस्पेक्शन से पता चल जाता फेक है। ड्रॉर के सिग्नेचर फेक हैं, बैंक लायबल है, बैंक ड्राई के सिग्नेचर फेक हैं, बैंक लायबल है। ड्राई के तो सिग्नेचर होते हैं, हाँ आते नहीं, हाँ यही सुनना चाह रहा था। लेकिन इंडोर्सर के सिग्नेचर फेक हैं, वो लायबल नहीं। हाँ। इंडोर्सर के सिग्नेचर फेक होने से बैंक लायबल नहीं है अगर पेमेंट करते हैं भाई। उसके पास स्पेसिमन सिग्नेचर, पूरे पाकिस्तान के स्पेसिमन सिग्नेचर थोड़ी होंगे बैंक के पास, सिर्फ अकाउंट होल्डर के होते हैं। ये चीज, अकाउंट होल्डर के साइन फेक हो बैंक लायबल है। दूसरा पॉइंट, क्रॉस चेक काउंटर पे कर दो बैंक लायबल है। क्रॉस चेक की पेमेंट कहां होनी चाहिए? और अगर काउंटर पे हो जाए अकाउंट की बजाय, समझ आ रहा है ना, तो बैंक लायबल है। क्योंकि भाई तेरे को कहा था क्रॉस चेक था, और सारी गलती सब छोटी छोटी लाइनें थी, नजर नहीं आई। कहा बैठ जाओ इधर, तुम्हारा यही काम था देखना, और क्या था, नजर नहीं आई। अकाउंट पे ही चेक इज क्रेडिटेड इनटू एनी अदर पर्सन अकाउंट, अकाउंट पे ही चेक भी उसी बंदे के अकाउंट में होना चाहिए ना जिसका नाम है। अगर वो किसी और के अकाउंट में जाए, तो इन तीनों केसेस में बैंक लायबल होगा, होना भी चाहिए, बैंक से पैसे निकलवाने चाहिए। अगर ड्रॉर के सिग्नेचर फेक हो, बैंक पेमेंट कर दे, बैंक लायबल है। क्रॉस चेक की पेमेंट काउंटर पे हो जाए, बैंक लायबल है। रिस्ट्रिक्टिव क्रॉस चेक की पेमेंट किसी और को हो जाए, बैंक लायबल है। ठीक हो गया। फिर से बताइए हमने क्या पढ़ा अभी तक? हमने अपना बैंक की लायबिलिटी अगर पेमेंट हो जाए किसी ऐसे बंदे को जो ट्रू ओनर नहीं है, इसको हमने 2 हिस्सों में क्लासिफाई किया, एक पेइंग बैंक, एक कलेक्टिंग बैंक। पेइंग बैंक में क्या पढ़ा? पेइंग बैंक अगर पेमेंट इन ड्यू कोर्स करता है बैंक लायबल। कलेक्टिंग बैंक में क्या पढ़ा? कलेक्टिंग बैंक को भी प्रोटेक्शन हासिल है, उसकी भी लायबिलिटी नहीं होगी अगर वो 3 कंडीशन पूरी कर दे। कौन कौन से? उसने पेमेंट की गुड फेथ विदाउट नेग्लिजेंस, दूसरा ही कलेक्टेड चेक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, तीसरा चेक वाज ऑलरेडी क्रॉस। ये प्रोटेक्शन उस सूरत में भी अवेलेबल होगी अगर प्रोविजनल एंट्री कर दी जाए, और अगर चेक में अल्टरेशन की है लेकिन पता नहीं चेक डज नॉट अपीयर टू बी अल्टर्ड, उस सूरत में भी बैंक को प्रोटेक्शन हासिल है। और कब नहीं है? अगर ड्रॉर के सिग्नेचर फेक हो, अगर क्रॉस चेक की पेमेंट काउंटर पे हो जाए, रिस्ट्रिक्टिव क्रॉस चेक की पेमेंट किसी और को कर दे। काउंट पे ही चेक रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग ही होती है ना, काउंट पे ही चेक की पेमेंट किसी और को कर दे, तो बैंक इन सूरत में लायबल है। भाई ये पेमेंट वाला कंसेप्ट समझ आ गया? पेमेंट टू होल्डर विद डिफेक्टिव टाइटल। आगे चलते हैं। रेवोकेशन ऑफ बैंकर्स अथॉरिटी। रेवोकेशन ऑफ बैंक की अथॉरिटी, रेवोकेशन का मतलब तो आपको पता है, कैंसिलेशन। बैंक अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? बैंक के पास क्या अथॉरिटी होती है? पेमेंट करने की। बैंक के पास क्या अथॉरिटी होती है? रेवोकेशन ऑफ बैंक अथॉरिटी का मतलब क्या है?
कि बैंक के पेमेंट करने की अथॉरिटी छीन ली जाए, यानी बैंक को रोक दिया जाए कि भाई तूने पेमेंट नहीं करनी। आसान में वो कौन सी सिचुएशन है जब बैंक पेमेंट नहीं करेगा? गुम हो जाए, किसी और को मिल जाए तो चला जाए तो बैंक पेमेंट कर नहीं देगा। हाँ, कॉल कर दे तो ये वैसे लंबी चौड़ी लिस्ट है, बैंक्स ने बनाई होती है लिस्ट कि किन बेसिस पे चेक डिसऑनर हो सकता है। हमारे सिलेबस में सिर्फ उसने 3-4 रीजंस बताई हैं। सबसे पहले काउंटरमांड ऑफ पेमेंट। काउंटरमांड का मतलब क्या है कि इंस्ट्रक्शन दी जाए बैंक को, कस्टमर इंस्ट्रक्शन दे बैंक को पे ना करो, बैंक पेमेंट नहीं करेगा और इसके बाद भी पेमेंट कर देता तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं होगी, वो लायबल है। लेकिन इसमें इंस्ट्रक्शन देते हुए बताना पड़ता है कौन सा चेक नंबर है जिसकी पेमेंट, जनरल चेक नंबर डिटेल बतानी होती। नोटिस ऑफ कस्टमर्स डेथ। अच्छा, यहाँ पे नोट कीजिए। अच्छा, ये काउंटरमांड का वर्ड मुश्किल सा है, लेकिन इसका मतलब समझ आ गया ना आपको। इंस्ट्रक्शंस दी बैंक को कि किसी चेक की पेमेंट ना की जाए। फिर जनरली भी तो मना कर सकता है बैंक को, उसकी चेकबुक ही गुम हो जाए। हाँ, जनरली मना कर सकता है, उस सूरत में भी वो चेकबुक का नंबर देता है बैंक को। बैंक के अपने पास भी डिटेल होती है, लेकिन बैंक उसको लिखवा देता है, उससे लिखवा लेता है। दूसरा, नोटिस ऑफ कस्टमर्स डेथ। अच्छा, कस्टमर की डेथ हो जाए अगर, तो क्या उसका अकाउंट बंद हो जाता है कि चलता रहता है? चलता रहता है कस्टमर की डेथ पे। लेकिन जिस दिन बैंक को पता चल जाए कस्टमर की डेथ होगी, जिस दिन उसको नोटिस, इसीलिए मैंने कहा नोटिस ऑफ कस्टमर्स डेथ, उसके बाद बैंक उस अकाउंट को क्लोज कर देता है, कहता है ना इसमें किसी किस्म की ट्रांजैक्शन नहीं होगी, और फिर इसको क्लोज करने के बाद जो भी विरासती कवानीन होते हैं उसके मुताबिक इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करता है। अपने पास स्टेट बैंक को नहीं दे देता, यहाँ अपनी अदर इनकम नहीं बना लेता पैसे, बल्कि वो क्या करता है, पैसों को डिस्ट्रीब्यूट करके देता है। वो असल में कोर्ट का ऑर्डर होता है, विरासती कवानीन के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वो कोर्ट के पास असल में ले जाता है, ये कोर्ट फिर ऑर्डर करता है किसको कितने पैसे। इसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती, अकाउंट क्लोज। नेक्स्ट, नोटिस ऑफ कस्टमर इंसॉल्वेंसी। अगर पता चले कोई कस्टमर इंसॉल्वेंट हो गया है, याद रखें ये दोनों जो रेवोकेशन ऑफ अथॉरिटीज हैं ये उस दिन एप्लीकेबल होंगे जिस दिन बैंक को पता चलेगा। अगर इंसॉल्वेंसी या डेथ पहले हो चुकी है लेकिन बैंक को पता नहीं और बैंक पेमेंट कर रहा है तो बैंक लायबल नहीं है। हाँ, नोटिस मिलने के बाद भी पेमेंट करता रहा फिर बैंक लायबल है। और लास्ट, इफ चेक इज स्पेशली क्रॉस्ड मोर देन 1 बैंकर्स, तो उसकी पेमेंट। कस्टमर इंसॉल्वेंसी का मतलब कस्टमर बैंकरप्ट हो गया, कस्टमर अपने लायबिलिटीज को पे नहीं कर पा रहा। इंसॉल्वेंट का मतलब बैंकरप्ट हो गया, लिक्विडेट हो गया। आपने शायद काउंटिंग में ये टर्म पढ़ी होंगी, काउंटिंग में बैंकरप्सी का किसी टॉपिक में पढ़ा। वो एक मेरा बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट में होता था। हाँ, उसमें होता था कस्टमर बैंकरप्ट हो गया। बैंकरप्ट का मतलब कस्टमर अब अपने पैसे अदा नहीं कर सकता, इंसॉल्वेंट हो गया। क्लियर? 4 रीजन थी रेवोकेशन अथॉरिटी। कौन कौन सी? काउंटरमांड ऑफ पेमेंट, इंस्ट्रक्शंस, डेथ, इंसॉल्वेंसी, चेक क्रॉस स्पेशली फॉर मोर देन 1। अच्छा, वैसे इसमें मैं हैरान हूं, मैं गलत पढ़ा दिया मैंने और आपने कुछ बोला ही नहीं। वो देखें फिर बताएं मुझे क्या मैंने गलत पढ़ाया। हाँ, जो चेक स्पेशली क्रॉस वाला ये तो कल हमने पढ़ा था, हो सकता है कल पढ़ा नहीं था। हाँ हाँ, इसलिए यहां पे लॉ कहता है अगर तो क्रॉस मोर देन 1 किया गया है एजेंट फॉर कलेक्शन को, वो वैलिड है, उसकी पेमेंट नहीं रोकी जाएगी।
लेकिन इसके अलावा अगर स्पेशल क्रॉसिंग हुई है मोर देन मंथ्स तो फिर उसकी पेमेंट नहीं की जाएगी। पेइंग बैंक उसकी पेमेंट किस चेक की पेमेंट नहीं करेगा? जो स्पेशली क्रॉस हुआ है मोर देन मंथ्स। क्लियर? ये था हमारा चेक। अच्छा मुझे बताइए, इतनी चीजें पढ़ी आपने, चेक की, बिल ऑफ एक्सचेंज की, दोनों में फर्क आपसे कहा जाए तो आप बता देंगे? पक्की बात है? दोनों, किन दोनों में फर्क? प्रीवियस चैप्टर के एंड में हमने पढ़ा था प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में फर्क। आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? चेक। और हमने ये पढ़ा हुआ है कि चेक इज ए स्पेशल टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। इसमें पार्टी वगैरह का जिक्र नहीं, क्योंकि पार्टी तो चूंकि वो कॉमन कंसेप्ट है। एक्सेप्टेंस बाय ड्रॉई, बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड है, चेक में ड्रॉई। बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉई कोई भी हो सकता है, चेक में ड्रॉई कौन होगा? बैंकर का मतलब बैंक ही है। पेएबल टू, ये बिल ऑफ एक्सचेंज बेरर भी हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है, चेक भी बेरर भी हो सकता है। ये फर्क नहीं है कोई वैसे। हाँ, इफ टाइम वाला थोड़ा सा फर्क है कि बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल टू बेरर भी हो सकता है, लेकिन ऑन डिमांड नहीं, ऑन टाइम हो सकता है, टाइम इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। चेक बेरर भी हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है, डिमांड भी हो सकता है। ये गया कंसेप्ट। हाँ जी, चेक टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता, चेक हमेशा पेपर ऑन डिमांड होगा। सर अगर 3 माह के बाद का चेक बना के दिया हो तो वो वैलिड चेक होता ही नहीं, बताया ना, वैलिड चेक तब होता है जब सारी उसके सेशंस पूरे हो जाए। ठीक है, वो टाइम इंस्ट्रूमेंट का कंसेप्ट क्या है भला? कि जिसको प्रेजेंट किया उसने कहा कि ठीक है अब आज के 3 महीने बाद पेमेंट करता हूं आपको, वो है टाइम इंस्ट्रूमेंट। जब आप जो भी डेट लिखते हैं, बैंक के पास जाता है, बैंक ये कहता है कि महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद आ जाओ, नहीं। चेक हमेशा डिमांड होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज डिमांड इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, टाइम भी हो सकता है। स्टैंप किस में रिक्वायर्ड है? चेक में। क्रॉसिंग, बिल ऑफ एक्सचेंज क्रॉस नहीं हो सकता ना, बताया था ना, चेक क्रॉस हो सकता है। स्टॉपिंग ऑफ पेमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट स्टॉप नहीं करवाई जाती क्योंकि वो एक्सेप्ट की हुई है पहले आपने। चेक की पेमेंट स्टॉप करवा सकते हैं, बैंक को फोन करना पड़ता है। नोटिंग और प्रोटेस्टिंग का मतलब होता है जब भी कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर होता है ना, तो उसको सबूत के तौर पे कि बाकी डिसऑनर हुआ है, नोटरी पब्लिक एक अथॉरिटी है, उससे उसको प्रूव करवाना होता है। उसे कहते हैं नोटिंग और प्रोटेस्टिंग। नोटिंग और प्रोटेस्टिंग का मतलब क्या है? एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है नोटरी पब्लिक, उससे प्रूव करवाना है, उससे रजिस्टर, उसके पास जाके एंट्री करवानी है, यूं समझ लें, सबूत के तौर पे कि ये प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो चुका है। लॉ कहता है प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में तो नोटिंग और प्रोटेस्टिंग हो सकती है, चेक के केस में नहीं, क्योंकि चेक के केस में रेगुलेटरी अथॉरिटी लहदा से है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसे कहा इसमें जरूरत नहीं। तो बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक में फर्क समझ आ गया? कोई मुश्किल तो नहीं है। अच्छा, अब एक कंसेप्ट है, रहने दें, कल वैसे चैप्टर कंप्लीट करना तो है, नहीं आप जैसे आप कहते हैं, अगर आप कहते हैं कि आज पढ़ा है मैं आप पढ़ा नहीं, लेक्चर कल का कंफर्म होगा, ये कंफर्म है, कल कर लेंगे, फिर तो वोटिंग करा लेते हैं। कितने स्टूडेंट्स का डिमांड ड्राफ्ट का छोटा सा कंसेप्ट है, कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि आज कर लें और कितनों का ख्याल है कल कर लें? आज वाले ज्यादा है, दो वोट आज वाले ज्यादा। बैंक ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट है क्या? बैंक ड्राफ्ट कहता है ये एक ऑर्डर है। आपने कभी अगर देखा ना, ये चेक की तरह होता है, साइज में चेक से थोड़ा सा बड़ा होता है। बैंक ड्राफ्ट
असल में जब ये खास तौर पे यूज़ होता है प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शंस में। रूटीन में रिस्क ये होता है कि आपने किसी को चेक दिया ना, तो वो अक्सर पता चलता है बात कि उस पार्टी के अकाउंट में पैसे नहीं है। 10 लाख का चेक दे दिया, अकाउंट में 50,000 रुपये, चेक डिसऑनर हो जाते हैं। या वो पार्टी पेमेंट करने के बाद चीज़ ली, खरीदी, चेक दिया, बाहर दुकान से बाहर निकल के बैंक को फ़ोन कर दिया, सर इसकी पेमेंट नहीं करनी, तो मसले क्रिएट हो जाते हैं। इस इशू को सामने रखते हुए कुछ अर्सा पहले, 7-8 साल पहले, लॉ ने एक चेंजेस की जो बड़ी ज़बरदस्त चेंज थी कि चेक अगर किसी का डिसऑनर हुआ ना, तो उसके खिलाफ फौरी तौर पे केस किया जाएगा और उसको 3 साल की सज़ा होगी, 3 साल की कैद होगी। तो इससे ये जो चेक डिसऑनर वाले केस थे ये रुक गए, इसके ऊपर रिलायंस बढ़ गई। लेकिन स्टिल अभी भी रिस्क है कि आपने फर्ज कीजिए आपकी अबाओ अजदाद की कोई एक प्रॉपर्टी है, आपको पैसों की ज़रूरत पड़ी, आपने उसे बेच दिया, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन कर दिए, दूसरी पार्टी ने चेक दिया और वो चेक पेमेंट डिसऑनर हो जाए, आप तो अब जाहिर है कोर्ट कचहरी में केस लगे चलेंगे, लेकिन आप साल 2 साल 3 साल बाद जीत भी जाएं, टेंशन तो 3 साल तक होगी आपको और आपकी जो ज़रूरत थी वो भी पूरी नहीं हुई। इसीलिए चेक से भी ज़्यादा सिक्योर्ड एक डॉक्यूमेंट निकाला गया जिसे कहा जाता है बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट में होता क्या? चेक में होता है कि आपके अकाउंट में पैसे हैं या नहीं है, आप चेक इशू कर सकते हैं। बैंक ड्राफ्ट में बैंक के पास आप जाते हैं, बैंक से कहते हैं मुझे बैंक ड्राफ्ट बना दें, बैंक कहता है ठीक है। बैंक ड्राफ्ट, अच्छा ये ड्राफ्ट ना बैंक बनाता है, नाम से जाहिर है बैंक ड्राफ्ट, ये ड्राफ्ट बैंक बनाएगा, कस्टमर नहीं बनाता। बैंक कहता है कितने का, आपने कहा 20 लाख का, बैंक ने कहा पहले 20 लाख मुझे दो। आप 20 लाख पहले बैंक को जमा करवाते हैं, फिर बैंक ड्राफ्ट बनाता है। इसका मतलब ये हुआ बैंक ड्राफ्ट डिसऑनर होने के चांस इनसफिशिएंट फंड की वजह से 0 है। हाँ, अगर गुम हो जाए या किसी और की वजह से इसकी पेमेंट रुकवाई जा सकती है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। पहले FIR दर्ज कराओ, फिर उसके बाद वो हलफनामा वगैरह, बहुत ज़्यादा रेगुलेटरी, और फिर भी अगर ये कोई लेके पहुंच जाए ड्राफ्ट तो उसको पेमेंट कर दी जाएगी। तो बैंक जो डिमांड ड्राफ्ट होता है, इसे बैंक ड्राफ्ट भी कहते हैं, ये इंतहाई सिक्योर्ड पेमेंट समझी जाती है। और अगर कोई बंदा चेक देना, चेक बड़ी पेमेंट का, तो आप समझ लें कि इसमें 2 नंबरी का चांस है, 50% से ज़्यादा चांस है कि कोई ना कोई 2 नंबरी हो जानी है। और अगर आपको कोई डिमांड ड्राफ्ट दे, 100% श्योरिटी है आपको उसकी पेमेंट मिल जाएगी। इसलिए जितनी भी बड़ी ट्रांजैक्शंस होती है ना, खासतौर पर प्रॉपर्टी की डीलिंग, इसमें बैंक ड्राफ्ट ही मंगवाया जाता है कि पार्टी से कहा जाता है बैंक ड्राफ्ट लाओ ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि पैसे मिल जाएंगे, इनसफिशिएंट फंड की वजह से या इस तरह की कोई और मिलती जुलती रीजन की वजह से डिसऑनर नहीं होंगे। तो ये बैंक ड्राफ्ट क्या है? ये एक ऑर्डर है चेक की तरह, जो बैंक इशू करता है किसको? दूसरे बैंक को। इसमें से उसमें लिखा होता है कि जी मेरे पास इस कस्टमर ये पैसे हैं, ये 20 लाख का बैंक ड्राफ्ट है मेरे पास, और इसके ऊपर उस पार्टी का नाम भी लिखा होता है जिसको पेमेंट करनी है, कि 20 लाख रुपया मिस्टर ए, जैसे इन भाई का अकाउंट है, इन्होंने मेरे से प्रॉपर्टी खरीदी, ये भाई अपने बैंक के पास जाएंगे, पहले इन्होंने मेरे से कॉन्टैक्ट किया, मैंने बताया सर कैश चलेगा, मैंने कहा कैश नहीं, बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट होगी। इन्होंने कहा सर फिर आपको चेक दे दूं, मैंने कहा नहीं चेक ना दो, चेक क्या पता बाद में कैश हो कि ना हो, तो मुझे डिमांड ड्राफ्ट बना के दो, फिर मैं प्रॉपर्टी पे साइन करता हूँ। डिमांड ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट, हाँ सॉरी बैंक ड्राफ्ट डालें, डिमांड ड्राफ्ट वो एक ही चीज़, बैंक ड्राफ्ट बना के दो। उन्होंने कहा अच्छा, ये अपने बैंक के पास गए, उससे कहा जी 20 लाख का बैंक ड्राफ्ट बना दो। बैंक ने कहा किसके नाम का? उसका शनाख्ती कार्ड लेके आओ, डिटेल। मैंने अपनी डिटेल इनको दे दी, बैंक ने इनसे कहा अच्छा 20 लाख रुपए दो, इन्होंने लैदा से 20 लाख रुपए बैंक को अदा कर दिया। बैंक ने फिर एक पेज बनाया डिमांड ड्राफ्ट, जिसमें बैंक ने मेरा नाम लिखा। अच्छा, अब उस डिमांड ड्राफ्ट के ऊपर ना मजे की बात, इनका नाम नहीं आएगा कोई,
डिमांड ड्राफ्ट किसकी फेवर में बना है? मेरी। वो मेरा नाम आएगा कि हम मिस्टर ए को 20 लाख रुपए तक के पैसे अदा करेंगे, यानी 20 लाख रुपए अदा करेंगे, ठीक है। लेकिन चूंकि ये काउंटर पे कैश नहीं हो सकता, ये भी अकाउंट में जाएगा जैसे क्रॉस चेक जाता है, तो इसलिए कहा जाता है कि ये एक बैंक की तरफ से दूसरे बैंक को ऑर्डर होता है कि इस कस्टमर के अकाउंट में इतने पैसे डाल दो और मेरे से पैसे ले लो। अब मैं बैंक ड्राफ्ट जब लेके अपने बैंक के पास जाऊंगा, जमा करवाऊंगा, क्रॉस चेक की तरह, बाकी सारा सिस्टम क्रॉस चेक की तरह होगा। बैंक उधर से मेरे अकाउंट में एंट्री करके तो क्लियरिंग में भिजवाएगा इसको और पैसे कलेक्ट कर लेगा, मेरे अकाउंट में डाल देगा। बाकी सारा सिस्टम क्रॉसिंग ऑफ चेक की तरह है। फर्क क्या है कि ये ज्यादा सिक्योर डॉक्यूमेंट है और उसमें पैसे पहले लैदा रख लिए जाते हैं ताकि इनसफिशिएंट फंड की वजह से डिसऑनर ना हो, और इसकी पेमेंट को रुकवाना भी बहुत ही मुश्किल है। यानी मैंने प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन कर दिए, ये बाद में बैंक को जाके कह सकते हैं कि सर वो गुम हो गया, कैंसिल कर दें। मैंने कहूंगा वो गुम क्या, मेरे नाम का इंस्ट्रूमेंट हुआ था, मेरे पास है, झूठ बोलता है ये। सारे कहेंगे हाँ ठीक है ये सच है, तो गुम नहीं हुआ, पेमेंट इसको जानी चाहिए, तो इसकी पेमेंट हो जाएगी। What is bank draft? Bank draft का order issued by a bank to another bank ordering to pay specified money to a specified person or his order। समझ आया कि मुझे मेरा नाम लिखा होगा मेरा उसके नहीं, ये निगोशिएबल नहीं होता, निगोशिएबल नहीं होता, ठीक है। आगे उसने लिखा हुआ और हिज ऑर्डर, लेकिन मैंने नहीं देखा कभी भी बैंक ड्राफ्ट को निगोशिएट होते हुए। मे भी कहीं होता, लाने परमिशन रखी हो, लेकिन मैंने नहीं देखा कभी। डिफरेंस, अच्छा अब ये है डिफरेंस बिटवीन चेक एंड बैंक ड्राफ्ट। चेक और बैंक ड्राफ्ट में फर्क क्या है? बैंक ड्राफ्ट इज लाइक ए चेक एक्सेप्ट, बैंक ड्राफ्ट चेक की तरह एक्सेप्ट, इट इज ऑलवेज इशूड बाय बैंकर। चेक तो अकाउंट होल्डर इशू करता है और बैंक ड्राफ्ट बैंकर इशू करता है। इट कैन नॉट बी पेबल टू बेरर, ये बेरर को नहीं हो, चेक पेबल टू बेरर भी हो सकता है, बैंक ड्राफ्ट में नाम लिखा होता है पार्टी का। इट कैन नॉट बी डिसऑनर्ड ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड, क्योंकि अगर आपके अकाउंट में पैसे 10 रुपए है ना, आप 10 करोड़ का चेक भी लिख सकते हैं, वो भी रोकने वाला। लेकिन 10 करोड़ का बैंक ड्राफ्ट बनवाने के लिए पहले 10 करोड़ बैंक को देना पड़ता है। अगर पहले बैंक में 10 करोड़ हो तो बन जाएगा बैंक ड्राफ्ट? हाँ बिल्कुल, अगर आपके अकाउंट में 10 करोड़ है, आप बैंक से, बैंक कहेगा ठीक है हमें चेक लिख के दें, हम आपके अकाउंट से पैसे अलग रख लेते हैं और आपको ड्राफ्ट दे देते हैं। यानी ये पैसे जो बैंक को देते हैं ना, ये कैश में देना लाजमी नहीं है, आप अपने अकाउंट के जरिए से चेक भी दे सकते हैं। पेमेंट कैन नॉट बी स्टॉप्ड इजीली, आसानी के साथ पेमेंट को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि सारा डिमांड ड्राफ्ट के ऊपर, बैंक ड्राफ्ट के ऊपर सारी डिटेल लिखी होती है कि किसको पेमेंट करनी है, कितनी पेमेंट करनी है, वगैरह वगैरह। तो इसकी आसानी के साथ पेमेंट, इसकी पेमेंट सिर्फ उस सूरत में रुकती है अगर वो डीलिंग कैंसिल हो जाए जिसके लिए ड्राफ्ट भिजवाया था। इसकी पेमेंट कैंसिल करवाने के लिए ना एक बेसिक रूल जो है ना, ये प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ। रूल ये है कि बैंक के पास इंस्ट्रूमेंट वापस लेके जाना पड़ता है, डिमांड ड्राफ्ट जिसने इशू किया होता है। जैसे अगर इन्होंने ड्राफ्ट लेके आए लेकिन हमारी आपस में बात नहीं बनी, मैंने कहा मेरा प्रोग्राम चेंज हो गया, अब मुझे 2 लाख रुपए और दो, उन्होंने कहा 2 लाख रुपए कोई नहीं, हमने कहा डीलिंग कैंसिल। इस सूरत में इसकी पेमेंट रुक सकती है। या अगर इन्होंने मुझे इंस्ट्रूमेंट दिया और मेरे से गुम हो गया तो मैं इनसे रिक्वेस्ट कर, लेकिन उसमें लंबी चौड़ी कानूनी कार्रवाई करनी पड़ती है। नॉर्मली इसकी पेमेंट सिक्योर्ड वे होता है ड्राफ्ट। क्लियर? चलिए ये थे हमारे कंसेप्ट्स। अब हमने, आपको याद है इस चैप्टर में अभी तक हमने शायद वो पहले लेक्चर के क्वेश्चन किए थे, इसके बाद हमने क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए ना। तो कल के लेक्चर में क्या करना है हमने? क्वेश्चन। और क्या करना है हमने? एमसीक्यू। और क्या करना है? छुट्टी करनी है। यस, ये 3 काम कल करने हैं हमने, ठीक है। क्वेश्चंस, एमसीक्यूज और छुट्टी। कल आना है, बिल्कुल आना, क्यों नहीं है? कल आना है, कल कोई बिरयानी नहीं है। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।